हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में दिग्गजों के नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है, लेकिन सबकी नजरें महाराष्ट्र की बारामती सीट पर हैं, जहां एक बार फिर शरद पवार के परिवार के लोग आमने सामने आ गए हैं। अजित पवार को उन्हीं के भतीजे चुनौती दे रहे हैं। सवाल है कि क्या योगेंद्र पवार शरद पवार के आशीर्वाद से विधानसभा पहुंच जाएंगे? पूरे लाव लश्कर के साथ सीएम एकनाथ शिंदे ने कोपरी पचपखाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रचंड बहुमत से शिंदे की जीत का दावा भी कर दिया। बहुत ही खुश है लोग और इसमें सब लोग रास्ते पे आ गए आज नामांकन पर्ची दाखिल करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि यही इसी चुनाव क्षेत्र से मैं विधायक बना और मुख्यमंत्री बना। इनका बहुत प्यार है, प्रेम है, वो आज दिखाई दे रहा है और इसीलिए बहुत ही मैं खुश हूँ। ये जैसे कि लोग समझते हैं कि हमारा ही चुनाव है, खुद का चुनाव है, सभी लोग खुद एकनाथ शिंदे बन गए, ये मुझे बहुत खुशी की बात है। और निश्चित रूप से इतना ही कहूँगा, पिछले 2 सालों में जो काम किया है सरकार ने, जो निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय, वो उसके बलबूते पे ये महाराष्ट्र की जनता ये महायुति को पूरे ताकत से जिताएगी और मेजोरिटी मिलेगी। थाना ये हमेशा भगवा था, भगवा है, भगवा रहेगा। मुख्यमंत्री जी का फॉर्म हम भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। थाना में 3 सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी, ये प्रचंड मतों से आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी कराड दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से नामजदगी का पर्चा दाखिल किया, लेकिन सबकी नजर बारामती पर टिक गई, जहां डिप्टी सीएम और एनसीपी के मुखिया अजित पवार ने अपना नामांकन दाखिल किया, क्योंकि इस सीट से उनका मुकाबला अपने ही परिवार के योगेंद्र पवार से, जिन्हें शरद पवार की एनसीपी ने उम्मीदवार बनाया। योगेंद्र पवार शरद पवार के पोते हैं, यानी अजित पवार का मुकाबला इस बार अपने ही भतीजे से होने वाला। लोकसभा चुनाव में भी बारामती इन्हीं वजहों से हॉट सीट बन गई थी, जब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अजित पवार ने अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया था और जनता ने सुप्रिया सुले को जीत की माला पहनाया था। चैलेंज बड़ा है, उससे ज्यादा मेरे पीछे कौन है ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। और हमारे पीछे पवार साहब जैसे नेता खड़े हैं और सबसे ज्यादा अनुभव अगर ये देश में किसी के पास होगा राजनीति का, वो आदरणीय पवार साहब है और वो हमारे साथ खड़े हैं। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। ये हमारा भाग्य है कि हमारी दादा दादी और मेरे ताऊ जी, भले अप्पा साहेब पवार हो या तात्या साहेब पवार हो, मेरे दूसरे चाचा माधव पवार, इनको हम प्यार से बासाका कहते थे, इन सब का जो आशीर्वाद और प्यार 6 दशकों से पवार साहब के साथ रहा है, मारुति राया का रहा है, और सबसे बड़ा ये जो बारामती की माई बाप जनता है, उनका आशीर्वाद, यही एक प्यार के रिश्तों से बांधा हुआ। क्या प्रार्थना की आपने भगवान से? मैं तो हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि सबका भला हो, महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हो और दिक्कत में आया जो किसान हो उसको न्याय मिले। जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप? देखिए, हर जो एग्जाम के लिए बैठता है वो पास होने के लिए तो बैठता है। झारखंड के चुनावी रण में भी दिग्गजों ने नामांकन किया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष लाल मरांडी ने धनवार विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन किया, तो जामताड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सीता सोरेन ने भी नामजदगी का पर्चा भर दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रचार अभियान में विरोधियों को पीछे छोड़ा। सीएम हेमंत सोरेन और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इनके पास गरीबों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को समृद्ध करने का ना योजना है, ना इनके पास कोई पैसा है। इनके पास अगर पैसा है
तो अपने व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए और वो खरबों रुपया है। यहाँ बैठी आम जनता, यहाँ बैठे महिलाएं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लाखों का बिजली का बिल माफ हुआ है कि नहीं हुआ? बिजली का माफ हुआ है? और 200 यूनिट की बिजली का हम लोगों ने आपको फ्री कर दिया है। अब आने वाला समय में एक भी बिजली का बिल हमारे गांव देहात में किसी को नहीं मिलेगा। ये बीजेपी के लोग, बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। इनके चक्कर में पड़ने वाला नहीं है लोग। ये लोग केवल ठगने का काम करता है, बड़ा बड़ा भाषण देगा लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। अद्भुत है, बीजेपी जहां सत्ता में नहीं आती, ऑपोजिशन के लोग अगर सरकार बनाते हैं, लोकतंत्र में जनता मालिक जिस चुने हुए सरकार को बनाती है, ये भाजपा के लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उस जनता की सरकार को खत्म करने का प्रयास लगातार झारखंड में किया गया। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा गरमा रही है। झारखंड सरकार पर घुसपैठ का इल्जाम लगा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की पार्टी पूछ रही है कि अगर सच में झारखंड में घुसपैठ हुआ है तो कसूरवार कौन है? क्या केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं है? इरफान अंसारी जी ने सीता सोरेन जी का खिलाफ जो अभद्र शब्द का व्यवहार किया है, वो हमारे पार्टी उनका घोर निंदा करते हैं। जहाँ तक हेमंत विश्व शर्मा जी की बात है, मैं उनको बड़ा हल्का नेता के रूप में लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो चाइनीज आइटम है। जैसे चाइनीज आइटम नहीं होता है, लिखो फेंको वाला पेन आता है, वो एक बार लिखने के बाद जो खत्म होता है तो फेंके देना पड़ता है, तो लिखो फेंको पेन है वो। उनकी बात में कोई दम नहीं है, उनको सिर्फ लाया गया है नैरेटिव सेट करने के लिए, लेकिन हम लोग उनकी आदि भाषा समझ ही नहीं पाते हैं। वो क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इसके बाद भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाए, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए न कांग्रेस को मतलब है, न झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। और संथाल परगना एक ऐसे भयावह स्थिति में है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश बनने की स्थिति है, वो संथाल परगना से उसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी ने काम किया और इतने विरोधों के बावजूद जिस तरह से वो खड़े रहे और अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम किया, उससे जनता का पूरा विश्वास उन पर है और पहले की तुलना में और ज्यादा वोटों से हम लोग सब जीतेंगे और इस बार हमारी फिर से सरकार बनेगी। क्योंकि एक तो महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में 2 चरण में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।